हेलो फ्रेंड्स, हम अब शुरू करेंगे अपना एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 7th का। ज्योग्राफी सीरीज़ हमारी चल रही है, ज्योग्राफी सीरीज़ का, जिसका नाम है एयर। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया था? लिथोस्फेयर वाले सेक्शन, जो लिथ वाला पार्ट है, सॉलिड पार्ट है अर्थ का, उसके बारे में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर वाले सेक्शन की। एटमॉस्फेयर का जो सेक्शन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेयर में इस सेक्शन में जो है हम बात करेंगे कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर मास है, ब्लैंकेट है, एक तरीके से पूरी चद्दर है एक तरीके से ना। ये आपका अर्थ हो गया, इसके चारों तरफ क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस का। ठीक है, और वो हमें क्या करता है? हेल्प ब्रीथ करने में, सांस लेने में हमें वो हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन की रे से। देखिए ये आपका अर्थ है, यहाँ पे सन है आपका, तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स आती हैं यहाँ से, ठीक, जो ऐसी रेस जो इंसानों के लिए अच्छी नहीं है, हार्म कर सकती हैं, उनसे आपका ये एटमॉस्फेयर जो है और ये जो एयर का ब्लैंकेट है, ये आपको उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अगर जो मान लीजिए ये एयर नहीं होती, ये वाला जोन नहीं होता, तो जो अर्थ है हमारी, वो कैसी होती? डे के टाइम पे क्या हो जाती? बहुत ज़्यादा गर्म, और नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड, जैसा कि आपका मून के साथ होता है। मून पे कोई भी आपका एनवायरनमेंट नहीं है ना। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो एयर है, बेसिकली एयर सिर्फ एयर नहीं है, इसमें क्या है? कई सारे, देखिए एयर जो है इसके अंदर क्या है? कई सारे कंपोनेंट्स हैं आपके। ठीक है, कंपोजिशंस है, बेसिकली कई सारी चीज़ों की कंपोजिशंस के बारे में हम बात करेंगे एयर की। ठीक है, तो एयर के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, और देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गई, फिर हमारे एयर में ऑक्सीजन है, ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फिर आर्गन भी है, फिर अदर कुछ गैसेस भी हैं, जिसमें हीलियम और आपका हाइड्रोजन आ गया, ओजोन आ गया, ये सब चीज़ें, अदर चीज़ें। ठीक है, जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं एयर के अंदर। अब देखिए जो आपकी नाइट्रोजन है, ये 78% है। जो पूरा आपका ऑक्सीजन का जो कंटेंट पार्ट है, उसमें लगभग ये मान लीजिए इतना, ये 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ये, और नाइट्रोजन कहाँ है आपकी? डायरेक्टली है आपकी एयर में, डायरेक्टली एयर में है, और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहाँ से आती है नाइट्रोजन? ये आती है बैक्टीरिया और रूट्स से, जो प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, उनसे, और ये जो आपकी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, उनसे क्या मिलती है हमें? नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो कि कितनी है? 21% है। पूरे अमाउंट का 21% आपकी ऑक्सीजन है। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ह्यूमन प्लस एनिमल, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान और जो जानवर हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? ये करते हैं कंज्यूम ऑक्सीजन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन प्लस एनिमल, ये दोनों क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कौन यूज़ करता है? ये यूज़ करते हैं प्लांट्स, जो ट्रीज हैं आपके, है ना, वो यूज़ करते हैं, और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसे यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये क्या है? इनका एक चेन प्रोसेस है। ठीक है, और देखिए हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में 0.3% है। ठीक, देखिए 21 तो ये हो गया आपका, और ये 78 ये हो गया, अब ये हो गया 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो
एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक, तो अब देखिए नेचर ने इन सभी चीज़ों को अपने ऑटोमेटिकली बैलेंस रूप में डाला हुआ है। ठीक, फिर आपका आता है अगला आर्गन। आर्गन जो है आपका 0.93% एटमॉस्फेयर में ये गैस मौजूद है। और जो बाकी गैसेस हैं जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया या ओजोन हो गया, ये आपकी 0.04% अवेलेबल है। ठीक है, ये है डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ एयर। इन सब जो पार्ट्स में एयर आपकी अवेलेबल है आपकी एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, चलिए देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है ये हमने पिछली क्लास में देखा था, जो क्लास 6 थी आपकी, उसमें हमने चैप्टर में देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी देखेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर जो लेयर थी आपकी, जो टॉप मोस्ट लेयर थी, वो कौन सी थी? एक्सोस्फेयर। ठीक है, और एक्सो मतलब आउटर, आउटर लेयर लास्ट वन है ना, ये नीचे से, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारी लास्ट वाली लेयर हो गई। ठीक, और ये क्या होती थी? बहुत थिन है, वेरी थिन एयर, यहाँ पर बहुत पतली एयर की लेयर है। ठीक है, जो एयर की क्वांटिटी है यहाँ पर मात्रा वो बहुत कम है। ठीक, और इस लेयर में जनरली हाइड्रोजन एंड हीलियम देखने को मिलती हैं इस लेयर के अंदर, जो आपकी एक्सोस्फीयर की लेयर है। फिर जो सेकंड लेयर थी आपकी, ये तो आपकी पहली लेयर हो गई ऊपर से, है ना। फिर सेकंड लेयर थी आपकी थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है ये क्या है? आपका हीट वाली लेयर है। इसमें क्या है? हीट एब्जॉर्ब रहती है, मोटा मोटा कह लें, है ना। तो और ये जो है ग्राउंड लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 400 किलोमीटर्स की जो है रेडी डेप्थ है, मतलब जो आपका जैसे सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, तो यहाँ से ऊपर, है ना। अभी देखिए ये 80 किलोमीटर है, तो इस 80 किलोमीटर का डिवीजन अभी देखेंगे, तो 80 से ऊपर तक लगभग ये एक्सो वाला पार्ट हो गया। तो ये वाला जो जोन है ये कितना हो गया? 80 से 400 किलोमीटर तक की जो हाइट है, इस तक में आपका थर्मोस्फेयर देखा जाता है। और इस जो जोन में ये क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो यहाँ पर क्या, ये वेरी हॉट हॉट जोन है, गर्म जोन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले स्फेयर के बारे में। वो कौन सा था? अगला था हमारा थर्ड, जो वो था हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, तो मीजो मतलब मिडल, है ना। ये हमने देखा था पिछली क्लास में, बीच का जो लेयर हो गया है ना, 5 में डिवाइड किया ना, एक्सो, थर्मो, मीजो, फिर आपका स्ट्रेटो एंड देन ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो ये क्या है? ये वाला लेयर की हम बात कर रहे हैं, मीजोस्फेयर की। ये जो है ग्राउंड लेवल से 80 किलोमीटर तक रहता है आपका। ठीक है, ग्राउंड लेवल से 80 किलोमीटर तक, यहाँ तक का ये पूरा आपका के लिए एक तरीके से मीजोस्फेयर है, जिसके अंदर क्या रहते हैं? हमने बात की थी मीटेरॉइड्स, जो आपके उल्का पिंड जो है, मीटेरॉइड्स जो हैं होकर गुजर जाते हैं, जिन्हें हम रात में कई बार देखते हैं ना, जिन्हें कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो सब क्या है? मीटेरॉइड्स है। ठीक, फिर बात आती है आपके चौथे लेयर की, वो था आपका स्ट्रेटोस्फेयर। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये आपका क्या है? नीचे से सेकंड लेयर। ठीक है, ये आपका फिफ्थ था, ये फोर्थ था, ये थर्ड था, अभी आपका सेकंड लेयर आ गया नीचे से। ठीक, इसमें ये क्या होती है? बेसिकली ये अराउंड 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से 50 किलोमीटर तक ये वाला जो जोन है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक का हाइट होता है, जिसके अंदर क्या है? आपके एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी लेयर में ओजोन, जो आपका ये जोन है स्ट्रेटोस्फेयर का जोन, इसी के अंदर ओजोन लेयर, जो ऑक्सीजन ओजोन जो गैस है, इसकी लेयर देखने को मिलती है। और जो आपको किसे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस, जो हार्मफुल यूवी रेस हैं, इंसानों के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, वो लेयर इसी जोन में या स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। फिर जो हमारा लास्ट वाला स्फेयर था वो था आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो देखिए ये था आपका चौथा, पांचवा एक्सोस्फेयर। फिर आपका था थर्मोस्फेयर, चौथा नंबर, है ना, नीचे से।
फिर ये आपका मीजोस्फीयर, फिर ये आपका सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ये वाला जो जोन है ये कौन सा हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर नंबर 1 नीचे से। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका ग्राउंड लेवल से, जो ग्राउंड लेवल है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर की मानी जाती है। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। ठीक है, और इसी जोन के अंदर या स्फीयर के अंदर रेनफॉल प्लस थंडर स्टॉर्म है ना, वो देखने को पाया जाता है। मीन्स देखिए जो ऊपर के 4 लेवल है यहाँ पर, इस जोन में क्या क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते, यहाँ पर क्या है आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और थंडरस्टॉर्म होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ग्रीनरी, जो सरफेस है आपका यहाँ पर इसी जोन में ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर उसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला है आपका वेदर और दूसरा है आपका क्लाइमेट। कई बार हम जब ये दोनों वर्ड्स देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों वर्ड सेम ही है, सेम ही मीनिंग है दोनों का, बट एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर जो सेम ही होता तो ये दोनों वर्ड ही की होती, एक ही वर्ड नहीं होता है ना। तो देखिए जो वेदर है आपका, वेदर जो है वो आवर टू आवर या डे टू डे, ठीक है, कंडीशंस बताता है किसकी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, कंडीशंस बताता है एटमॉस्फेयर की वेदर के अंदर। जैसे हम देखते हैं ना न्यूज़ में कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, कल का वेदर फोरकास्ट क्या है, अगले 1 घंटे में बारिश होगी या अगले 2 घंटे में बारिश होगी, ये सब चीज़ें क्या है आपकी ये वेदर के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में क्या है, ये एवरेज कंडीशन बताता है। क्या बताता है, एवरेज कंडीशन बताता है किसी ऑफ अ प्लेस की, किसी प्लेस की एक एवरेज कंडीशन। मान लीजिए बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, है ना, तो ये क्या बताएगा, और ये खास तौर पे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करता है। अब इसने क्या किया क्लाइमेट में कि भाई दिल्ली के अंदर जो रेनफॉल है, ठीक है, वो अगले 10 दिनों तक जारी रहेगी। क्या हो गया, एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर दी, 10 दिनों तक। हो सकता है कि वो 2 दिन बारिश हो सकता है कि 4 ही दिन बारिश हो सकता है बारिश ही ना हो, बट क्या है एक अनुमान उन्होंने लगाया एक लॉन्ग ड्यूरेशन टर्म्स में। ठीक, अब देखिए ये जो क्लाइमेट है ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ना 10 डेज का, बट जनरली ये क्या होता है कि आप ईयरली में इसको हम क्लाइमेट को यूज करते हैं इस टर्म को। ठीक है, जैसे मौसम विभाग क्या है हर साल की शुरुआत में कहता है कि भाई इस साल जो है औसतन जो बारिश होती है उससे 10% कम होगी या ज़्यादा होगी, है ना। तो ये क्या है क्लाइमेट के अंदर आता है। तो आई होप सो आपका वेदर और जो क्लाइमेट है इसका जो मेन डिफरेंस है वो आप समझ गए। ये क्या है शॉर्ट टर्म की बात करता है, छोटे ड्यूरेशन की बात करता है, ठीक है वेदर में, और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म की बात करता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे इसी चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है जी, देखिए टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ किसकी, एयर की। ठीक है भाई, जो आपका एयर है उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हैं या ठंडे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये सब कैसे होता है, हॉट कब एयर होगी और कोल्ड एयर कब होगी, ये होगी आपकी डे में क्या होगी हॉट, और कोल्ड कब होगी नाइट में। ठीक है, नाइट में क्यों होगी भाई, उस टाइम पर क्या है जो सन रेज हैं वो नहीं है एयर एटमॉस्फेयर में उस एरिया में पर्टिकुलर, है ना। तो जब सन रेज नहीं है तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है गर्म नहीं हो पाते। ठीक, और हमने सोलर सिस्टम में चीज़ें देखी थी, है ना, आपको याद होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है सीजनल चेंजेस आते हैं, सीजनल चेंजेस भी होते हैं। जैसे आपका समर आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा, है ना। इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वेदर्स में वो भी इन्हीं सब कारणों की वजह से होते हैं। चलिए फिर हम इसी में बात करते हैं टेम्परेचर के अंदर ही, जो आपके शहर होते हैं, है ना, सिटीज़,
वो क्या होते हैं, उनमें क्या है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर। और जो विलेजेस हैं आपके गांव वगैरह, वहाँ क्या है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखिए इसका मेन कारण ये है, जो सिटीज़ के अंदर जो टेम्परेचर हाई होता है, इसका एक कुछ मेन कारण है, जैसे आपका कंक्रीट बिल्डिंग्स जो आपकी क्या है, ज़्यादा है। शहरों में क्या है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, हाई टावर बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, रोकती हैं, स्टॉप करती हैं एयर को ब्लो करने में। भाई देखिए अपने शहरों में क्या है, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग से आपकी हवा क्या यहाँ मूव कर रही है ना। तो जो हवा के मूवमेंट के लिए कौन ट्रैप रोक रहा है उसको, ये हाई राइज बिल्डिंग्स और कंक्रीट बिल्डिंग्स। और दूसरा क्या, ब्लैक रोड्स है, ब्लैक रोड्स जो शहरों में क्या है, डामर की रोड होती है ना, ठीक है, तो जो ब्लैक रोड होती है वो क्या करती है आपकी, वो भी आपकी टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। और शहरों में क्या है, लेस नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम होते हैं, ठीक। वहीं हम गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो यहाँ पे सिटीज़ की तरह कंक्रीट के घर तो होते हैं, बट उतने ज़्यादा हाई नहीं होते जितने शहरों में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो मोर नंबर ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और टेम्परेचर जो है उसका इन जगहों का कम रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसी में प्रेशर के बारे में। चलिए, फिर हम देख रहे थे इसमें प्रेशर के बारे में, कौन सा प्रेशर, एयर प्रेशर के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, एयर से। जितनी हम अभी तक बातें करते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो वो हमारी सारी बातें चल रही हैं एयर से रिलेटेड। तो देखिए अब एयर प्रेशर जो है वो किस किस पे लगता है, ह्यूमंस पे लगता है, ह्यूमन बीइंग पे, ह्यूमन बीइंग्स पे भी क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है। अर्थ के ऊपर भी प्रेशर लगता है। जो एयर है ना, देखिए इतने बड़े एरिया में जो एयर है उसका प्रेशर ह्यूमन पे भी लग रहा है, और साथ में जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर भी लग रहा है उसका भार, ठीक है। अब जो एयर प्रेशर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहाँ खड़े हो सपोज, तो आपको सिर्फ इस डायरेक्शन से लग रहा है, वो आपको चारों डायरेक्शन से, जहाँ जहाँ से, हर डायरेक्शन से वो एयर प्रेशर आपको घेरे हुए है, ठीक है। और जो एयर प्रेशर है वो हाई कहाँ होता है, हाई होता है सी लेवल पे, सी लेवल पे एयर प्रेशर हाई होता है। और लो होता है कहाँ पे, हाइट्स पे, जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, हिली एरियाज में जाते हैं, वहाँ क्या एयर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए क्या होती है वहाँ पे, सांस लेने की दिक्कत होती है, ठीक है। और जो हाई जगह है, ऊंची जगह है ना, वहाँ पर क्या एयर जो है आपकी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक। और जो लो जगह है, मतलब जहाँ पर आपका प्रेशर अच्छा है, यहाँ पर देखिए हाइट वाली जगह पे क्या होगी, एयर थिन हो जाएगी। और जो आपका हाई प्रेशर वाला है, सी लेवल वाला इलाका है, वहाँ क्या हो जाएगी, एयर थिक हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, है ना। अब देखिए इन्हीं सभी कारणों से जब आप नॉर्मल समुद्र लेवल पे हैं, या समुद्र या बोट से आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, बोट या शिप से, तो आपको एयर का जो प्रेशर है वो एक अच्छा बना रहता है, हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना। वहीं अब जब माउंटेन्स में जाते हैं या प्लेन में ट्रेवल्स करते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे चले जाता है प्लेन, तो कहते हैं ना कि भाई प्रेशर जो है वो लो, एयर प्रेशर लो हो गया है, आपका एयर प्रेशर लो हो गया है, तो शांति से बैठे रहें, है ना। तो इसलिए माउंटेनियर्स जो है वो क्या साथ में कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। वो इसी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर अपना कैरी करते हैं, क्योंकि जो आपका हाइट है पहाड़ों पर, जो एयर है वो कम रहती है आपकी, उसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में विंड के बारे में, हवाओं के बारे में, जो मूवमेंट होता है एयर का, एयर पार्टिकल्स का, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है परमानेंट विंड, परमानेंट विंड, ठीक है। ये क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती हैं बेसिकली, है ना, जो पर्टिकुलर किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करती हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या है, जो एयर है वो किसी न किसी डायरेक्शन में परमानेंटली ब्लो कर ही रही होगी, ठीक है, ड्यू टू पोलर रीजंस, या जो
जिस जगह पे आपका समुद्र है उस स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। फिर दूसरी होती है आपकी सीजनल विंड, सीजनल विंड्स, ठीक है। सीजनल विंड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे जो आपका नॉर्थन बेल्ट है वहाँ कहते हैं कभी पश्चिम से हवा चल रही है, पश्चिम से आ रही है आपकी, फिर कभी कहते हैं पूरब से हवा आ रही है। तो ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग ये सब जो हवा का फ्लो है, विंड का फ्लो, ये चेंज होता रहता है। और फिर थर्ड है आपका लोकल विंड, ठीक है। तो लोकल विंड क्या हुआ, कई बार क्या होता है ना, कुछ एरियाज में क्या है साइक्लोन टाइप का जनरेट होता है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में, पूरे इलाके में नहीं, पर्टिकुलर छोटे से एरिया में क्या है, हवाओं का मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं आपको, लोकल विंड, ठीक है। अब इसी चैप्टर में क्लास पॉइंट बचता है आपका, वो है आपका मॉइस्चर, मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर क्या होता है, जो वाटर वेपर्स है आपके, वाटर वेपर्स कहाँ प्रेजेंट है आपके एयर के अंदर, ठीक, वो क्या करते हैं, मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। जिसकी वजह से कि अगर देखिए, अगर जो मॉइस्चर है आपका, मॉइस्चर जो है अगर जो आपका हाई है, ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जिसे हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार देखिए बरसात के टाइम पर क्या होता है, मॉइस्चर हवा में बहुत ज़्यादा होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हवा में बरसात के टाइम पर स्पेसिफिकली, कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, पानी की जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, वो बहुत सारे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, जिससे हमें क्या होता है, चिपचिपा फील होता है ना। जब आप कूलर के सामने कई बार आप बैठते होंगे बरसात के टाइम पे, कूलर आपने चलाया तो आपको क्या फील होता है, चिपचिपा सा, ठीक है, चिप 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 आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होती हैं, मॉइस्चर की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 एयर के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में, ठीक। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना, एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंस होता है ना, उन दोनों के बीच में। फिर हमने देखा टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है एयर के अंदर। फिर हमने बात की एयर प्रेशर के बारे में, और फिर साथ में हमने विंड एंड मॉइस्चर के बारे में बात की, जो कि ये सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड जा रहे हैं, आपके एयर से, ठीक है। तो ये सब था आपके इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।